नमस्कार। आज हम बात करेंगे डायबिटीज रोग के विषय में, जिसका पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस। मित्रों, सिर्फ भारत ही नहीं लेकिन समग्र विश्व में डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट्स बहुत अधिक मात्रा में बढ़ रहे हैं। ये चिंता का विषय है। इसका नियंत्रण और कंट्रोल करना जरूरी है। तो डायबिटीज क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं जिनके द्वारा हम उसको पहचान सके, उसका डायग्नोसिस किस तरह से होता है, अगर नियंत्रित ना किया जाए तो क्या तकलीफें हो सकती है, डायबिटीज के नियंत्रण के लिए और प्रिवेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, कौन सी हर्ब्स उपयोगी है, कौन से घरेलू नुस्खे उपयोगी है, कौन सी योगिक क्रियाएं उपयोगी है, ये सब अब जानेंगे इस वीडियो के द्वारा। तो कृपया देखते रहिए पूरा वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, आप सब जानते होंगे कि डायबिटीज मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, यानी कि चयापचय की प्रक्रिया का एक रोग है। हमारे शरीर में पेनक्रियाज है, वो पेनक्रियाज में इंसुलिन उत्पन्न होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पेनक्रियाज के द्वारा पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता या तो बंद हो जाता है, तब डायबिटीज होता है। दूसरी कंडीशन ये है कि इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है सेल्स में, टिश्यूज में, और ये कंडीशन उत्पन्न होती है तो क्या होता है कि ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेल और टिश्यू को नहीं मिल रहा। तो ये जो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ रहा है वो यूरिन में भी पास होने लगता है, तब उसको ये डायबिटीज कहते हैं। पूरा नाम है डायबिटीज मेलाइटस। मित्रों, आज इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतना प्रमाण है, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आयुर्वेद में हजारों साल पहले इसका वर्णन चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। तो डायबिटीज के मुख्य प्रकार कौन से हैं? तो एक तो है टाइप 1 डायबिटीज और दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज, जिसको जुवेनाइल डायबिटीज ही कहते हैं, जो बाल अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में देखने को मिल जाता है, और वो उसमें इंसुलिन लेना ही पड़ता है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस है। दूसरा जो प्रकार है टाइप 2, वो वयस्क लोगों में, प्रौढ़ व्यक्तियों में 40 इयर्स के बाद, 50 इयर्स के बाद की उम्र में देखने को मिलता है। उसको कहते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो पुख्त वय में देखने को मिलता है। तो ये मुख्य दो प्रकार है, लेकिन इसके अलावा भी रेयर केस में कुछ एक दो मिलते हैं, जैसे कि माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड डायबिटीज मेलाइटस या प्रेगनेंसी में मिलने वाला डायबिटीज मेलाइटस। लेकिन ये प्रेगनेंसी के बाद फिर देखने को नहीं मिलता, वो कंट्रोल हो जाता है। लेकिन जिसको प्रेगनेंसी में डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिला, भविष्य में उनको हो सकता है, तो ये भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा डायबिटीज के जितने भी प्रकार है, उसमें जो 90% के ज़्यादा पेशेंट तो टाइप 2 पेशेंट्स रहते हैं, यानी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जो पुख्त वय में देखने को मिलता है। तो ये थे प्रकार। लेकिन आपका प्रश्न होगा कि डायबिटीज होने के कारण क्या है? तो मित्रों, आप सब जानते होंगे कि डायबिटीज, उसका एक कारण है, महत्वपूर्ण कारण है लाइफस्टाइल। हमारा अप्राकृतिक जीवन, अप्राकृतिक आहार विहार, मनोव्यापार, हमारी लाइफस्टाइल में डाइट की गलत आदतें, जीवन पद्धति में असंतुलन, तो और मानसिक स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, ये भी डायबिटीज का वर्धक कारण है। लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है, जो मुख्य भूमिका है, हेरिडिटी, आनुवंशिकता। माता पिता को या दादा दादी को, नाना नानी को ये डायबिटीज़ है,
अगर फैमिली में हिस्ट्री है तो उसके संतान में डायबिटीज आने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर माता या पिता को एक को हो तो जितनी संभावना है उससे भी ज़्यादा दोनों को हो, अगर दोनों पेरेंट्स को, तो वो संभावना और बढ़ जाती है। तो ये आनुवंशिकता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा जो फैक्टर है वो है एज। जैसे कि बात हुई थी टाइप 2 मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़, जो प्रौढ़ वय में देखने को मिलता है। तो उम्र बढ़ने के बाद वो आनुवंशिकता के पेशेंट में संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ओबेसिटी, मेदस्वी शरीर, अगर फैमिली में हिस्ट्री है, गलत रहन सहन है और साथ में ओबेसिटी भी है, मेदस्वी शरीर है, तो उसकी संभावना और बढ़ जाएगी। इसके अलावा मुख्य कारण है तनाव, मानसिक तनाव, स्ट्रेस। आज के जीवन में तनाव बढ़ता ही जा रहा है, जो पैनक्रियास को नुकसान पहुंचाता है। मित्रों, इसके अलावा एक कारण है जो योग, कुंडलिनी योग और हीलिंग के मेथड्स में बताया जाता है, वो है चक्रों में असंतुलन, खास करके स्वादिष्टान चक्र और नाभि चक्र यानी मणिपुर चक्र, उसमें असंतुलन या उसमें ब्लॉकेज, तो एनर्जी पैनक्रियास को ठीक से नहीं मिल पाती और डायबिटीज हो सकता है। ये योग और हीलिंग की मेथड में है। लेकिन ये डायबिटीज हुआ है तो कैसे पहचाने? मित्रों, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि डायबिटीज के जितने पेशेंट हैं उसमें करीब करीब 30% पेशेंट को कोई लक्षण नहीं होते, लेकिन कुछ और ही समस्या लेकर के डॉक्टर के पास आते हैं और जब उनके ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट किए जाते हैं तब पता चलता है कि इनको डायबिटीज है। उनकी जो तकलीफ है, उनके चेकअप जो किया उसमें पता चला। पेशेंट को तो वो डायरेक्ट फरियाद नहीं थी। तो क्या है, कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट आता है नॉन हीलिंग अल्सर लेके, ये कुछ घाव लग गया है जो जख्म भरता नहीं है या धीरे धीरे भरता है, उसकी जो प्रोग्रेस है हीलिंग की वो बहुत धीमी हो गई है, या रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहे हैं, स्किन में तकलीफें हो रही है, बॉइल्स हो रहे हैं और रिकरेंट ये तकलीफें है जो, तो और चेकअप करवाए और हो सकता है कि डायबिटीज़ का निदान हो जाए। इसीलिए किसी पेशेंट को ऐसा कि थकान लगती है, फैटिक, वो थक जाता है थोड़े से श्रम में, तो ऐसी समस्या, या तो किसी को टिंगलिंग और नमनेस, सुन्नपन हाथ पैरों में या खल्ली, झुनझुनी, ऐसे सिम्टम लेकर आता है और टेस्ट करवाते हैं तो पता चलता है। लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स जो फरियाद करते हैं उसके जो लक्षण है, या तो डॉक्टर पूछते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो उसमें जो लक्षण पाए जाते हैं वो आपको बताता हूँ। उसमें है पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, यानी कि बार बार मूत्र प्रवृत्ति के लिए जाना पड़ता है, यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। अगर दिन में वो काउंट नहीं करता तो पूछते हैं कि रात को उठ के जाना पड़ता है क्या यूरिनेशन के लिए, तो पेशेंट बोलता है हाँ जाना पड़ता है, 1-2 बार तो जाना ही पड़ता है। ऐसा कोई 3 बार कहता है, बार बार जाना पड़ता है। तो ये पॉलीयूरिया, तो क्या होता है, बार बार यूरिनेशन होता है, तो फिर डिहाइड्रेशन न हो जाए, थर्स्ट, तो पानी पीना पड़ता है। तो पॉलीडिप्सिया, बार बार तृषा लगना, प्यास लगना। ये पॉलीफेजिया, उसको भूख ज़्यादा लगती है डायबिटिक पेशेंट को, तो वो खाना बार बार अधिक मात्रा में खाने लगता है। और जैसे कि बात हुई थाक लगना, थकान महसूस होना, कभी कभी वेटलेस होने लगना सडनली, तो ऐसे भी लक्षण मिलते हैं। जैसे कि बात हुई स्लो हीलिंग वुंड्स में, तो ये है नॉन हीलिंग अल्सर्स जो है, रिपीटेड इन्फेक्शन से, कभी कभी नोजिया, वॉमिटिंग या विज़न में ब्लरिंग, दृष्टि में कुछ ठीक से दिखाई ना देना, ऐसे भी सिम्टम लेकर के डायबिटीज़ के पेशेंट्स आते हैं। हाँ, अब बात करते हैं कि अगर डायबिटीज़ काबू में नहीं रखा गया या तो फिर लक्षणों से पहचाना नहीं गया और वो चलता रहा, तो क्या तकलीफें हो सकती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन से
वो बहुत नुकसान कर सकते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ रेटिनोपैथी, उसमें आँख में नुकसान होता है और अंधापन तक वो ले जा सकती है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी होती है, उसमें किडनी को नुकसान होता है। डायबिटिक न्यूरोपैथी, जिसमें चेता तंतुओं को, ज्ञान तंतुओं को, नर्व्स को नुकसान होता है। और क्या क्या होता है कि सेंसेशन कम होने लगता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हृदय और रक्तवाहिनियों को भी नुकसान पहुंचता है। कभी कभी साइलेंट अटैक आ जाता है, कहते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ जाता है लेकिन वो पेन महसूस नहीं करता, तो समय पे वो अस्पताल नहीं पहुंच सकते। तो हृदय और रक्तवाहिनियों को भी नुकसान होता है। जैसे कि बात हुई रिकरेंट इन्फेक्शंस होते हैं स्किन में इत्यादि, जैसे कि कार्बंकल्स होते हैं, बॉइल्स होते हैं रिपीटेडली। और डायबिटिक कोमा, डायबिटीज़ में शुगर एकदम बढ़ जाने से या कम हो जाने से दोनों प्रकार की वो बेहोशी की अवस्था उत्पन्न होती है और पेशेंट कोमा में जा सकता है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। ओके, तो ये लक्षणों के द्वारा पेशेंट जब डॉक्टर के पास पहुंचता है, डॉक्टर उसको प्रोबेबल डायग्नोसिस रखते हैं कि इसको डायबिटीज़ हो सकता है, लेकिन उसके कंफर्मेशन के लिए टेस्ट करवाते हैं। तो ब्लड और यूरिन के टेस्ट किए जाते हैं। तो उसमें जो टेस्ट किए जाते हैं वो क्या है, तो एक तो यूरिन में शुगर है या नहीं। नॉर्मली यूरिन में शुगर नहीं होनी चाहिए, अगर है तो डायबिटीज़ की ओर जाते हैं। लेकिन क्या है कि डॉक्टर पहली बार शुगर आई ब्लड में, यूरिन में, सीधे डायबिटीज़ की ट्रीटमेंट शुरू नहीं करवाते। एक दो बार रिपीटेडली ब्लड और यूरिन टेस्ट करवाते हैं, चेकअप करवाते हैं। ठीक है, ओके। ब्लड शुगर, तो ब्लड शुगर जो टेस्टिंग किया जाता है वो भी 3 तरीके से किया जाता है। फास्टिंग ब्लड शुगर, पोस्ट प्रांडियल ब्लड शुगर PP2BS और रैंडम ब्लड शुगर। तो जो फास्टिंग ब्लड शुगर है वो 120 से नीचे रहना चाहिए। पोस्ट प्रांडियल है वो 140 mg के नीचे रहना चाहिए। और रैंडम करवाओ तो भी वो 140 के तो नीचे ही रहना चाहिए, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो रिपीटेड 2-3 बार चेकअप किया और ज़्यादा आ रहा है, 160 आता है, 180 आता है, 200 आता है, तो फिर डायबिटीज़ डायग्नोसिस रखते हैं। इसके अलावा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी किया जाता है। और इसके बाद इसके अलावा एक है जो HbA1c टेस्ट है, वो उसमें तो बहुत अच्छा बढ़िया टेस्ट है कि वो 3 महीने की हमारी जो ब्लड ग्लूकोज है उसका रिपोर्ट दिखाता है कि 3 महीने के दौरान कितना रहा। तो वो 6.5 उससे नीचे रहना चाहिए, नॉर्मल जो नॉन डायबिटिक है उसमें। तो ये टेस्ट ऐसा है कि आप हर 3 महीने करवाते रहो, अगर डायबिटीज़ है तो भी वो कंट्रोल में है या नहीं वो आपको पता चल सकता है। ओके, ठीक है। तो अब बात है कि उसका प्रिवेंशन और उसका कंट्रोल कैसे करें, डायबिटीज़ की रोकथाम और नियंत्रण। अगर उत्पन्न नहीं हुआ है लेकिन फैमिली हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, तो पहले से ही वो हमें प्रिवेंटिव मेजर्स का उपयोग करना चाहिए। तो जैसा कि कहा, हम उसके रोकने के लिए लाइफस्टाइल में परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो हमारा डाइट कैसा है, हमारी लाइफस्टाइल कैसी है, हमारी मानसिकता कैसी है, ये सभी भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है ना, 6वें अध्याय में श्लोक, युक्त आहार विहारश्च युक्त चेष्टश्च कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधश्च योगो भवति दुःखः। तो डाइट एंड लाइफस्टाइल उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। मानो भगवान श्री कृष्ण ने सीधे डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए या प्रिवेंशन के लिए बता दिया। प्रॉपर लाइफस्टाइल, संतुलित जीवन, वो बहुत उपयोगी है डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए और डायबिटीज़ के नियंत्रण के लिए। तो उसमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो करना है वो क्या है कि डाइट जो है वो हाई फाइबर, लो कैलोरी, लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट ऐसे रखना चाहिए। ओके, थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किसकी परहेज़ करनी चाहिए। तो पहले हम देखते हैं कि परहेज़ किसकी करनी है, क्या नहीं लेना है। तो उसमें चीनी, शक्कर,
गुड़, जेली, जाम, शहद, आइसक्रीम, बिस्कुट, शराब, तंबाकू, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्वीट्स, मीठी चीज़ें, आलू, मीठे फल जैसे कि आम, अंगूर, केला, तले चिकने पदार्थ और नॉनवेज, और सभी व्यसन, तंबाकू, अल्कोहल, ये सब प्रतिबंधित करने हैं, ये नहीं लेने हैं, ये नुकसान कर सकते हैं। ओके, तो क्या लेना चाहिए खुराक में, हमारे आहार में, जो डायबिटीज़ में हम ले सकते हैं, जो नुकसानकारक नहीं है? तो ऐसी जो बातें हैं उसमें है जौ, चना, बाजरा, सलाद, हरी पत्ती वाली शाक सब्जियाँ, परवल, बैंगन, ककड़ी, खीरा, टमाटर, शलगम, लौकी, मेथी, गोभी, प्याज, लहसुन, हल्दी, आंवला, करेला, मेथी दाना। फलों में देखें तो सेब, अनार, संतरा, पपीता, अमरूद, जामुन, ये सब ले सकते हैं। बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ये सब सेफ है डायबिटीज़ में। तो लाइफस्टाइल में जो है मॉडिफिकेशन में, एक तो डाइट की बात हुई, दूसरी एक्सरसाइज। जो ब्लड शुगर जो है उसको नियंत्रित करने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। प्रिवेंटिव मेजर्स के रूप में भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। तो नियमित वॉकिंग या जॉगिंग या साइकिलिंग या स्विमिंग, कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा शारीरिक व्यायाम के लिए निकलना ही चाहिए, अगर डायबिटीज़ को प्रिवेंट करना है या डायबिटीज़ का नियंत्रण करना है, ये ज़रूरी है। वेट का कंट्रोल करना पड़ेगा अगर ओबेसिटी है तो। दूसरा, योग बहुत ही उपयोगी है। योग के विभिन्न अंग जैसे कि आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध, ध्यान यानी मेडिटेशन बहुत ही उपयोगी है। तो योग में पहले बात करते हैं आसन की। तो आसन कौन से करने चाहिए डायबिटीज़ के पेशेंट को, जिससे उसको लाभ हो सके? तो उसमें जैसे कि खड़ा रह के करने वाले आसन, तो उसमें है ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, वीरासन। ओके, बैठ के जो किए जाते हैं ऐसे आसन अगर हम देखें तो वक्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, पश्चिमोत्तानासन। लेट के करने वाले हैं अगर, तो उसमें भुजंगासन, धनुरासन, नौकासन, मयूरासन, पवन मुक्तासन, सुप्त वज्रासन, सेतुबंधासन, मत्स्यासन। इसके अलावा सर्वांगासन और हलासन है। सूर्य नमस्कार बहुत ही अच्छे हैं, और ये आसन और सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद रिलैक्सेशन के लिए शवासन या मकरासन करना है। तो आसन के अभ्यास के लिए भी पूरे दिन में आधे से पौना घंटा निकालना चाहिए। यानी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सुबह आधे घंटे से 1 घंटे तक जो आपने व्यायाम किया या वॉकिंग किया जो भी, तो शाम को आसन कर सकते हैं। अगर सुबह को आसन प्राणायाम किया तो शाम को वॉकिंग कर सकते हैं। ऐसा आप आपके शेड्यूल में रख सकते हैं। प्राणायाम कौन से उपयोगी है? तो उसमें अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका है, कपालभाति है, भ्रामरी है, ये उपयोगी है। मित्रों, इसके अलावा उड्डयन बंध उपयोगी है। तो इसके अलावा क्लींसिंग प्रोसेस अगर हम बात करें तो शंख प्रक्षालन है, अग्निसार है, कपालभाति है, वो क्लींसिंग प्रोसेस उपयोगी है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है ध्यान, वो है मेडिटेशन। मित्रों, मेडिटेशन के ऊपर बहुत ही रिसर्च हो चुका है और वो बहुत ही लाभदायी है। मित्रों, समर्पण ध्यान के द्वारा डायबिटीज़ के मरीजों को बहुत ही लाभ पहुंचा है, और ऐसा ही प्रयोग राजकोट में, शिरडी में, बम्बई में इत्यादि शहरों में किए गए हैं, और बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं समर्पण ध्यान के द्वारा। और पेशेंट्स को कंट्रोल होने का देख के कई फिजिशियन भी उसमें जुड़ गए हैं, और कई फिजिशियन ने भी उसके ऊपर कार्य किया है। मुद्राएं जो है कुछ वो भी उपयोगी, जैसे कि हस्त मुद्रा है, उसमें लिंग मुद्रा है। तो बायोफीडबैक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी उपयोगी है। अब हम बात करते हैं होम रेमेडीज़ की। तो होम रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं? तो उसमें नीम की छाल का काढ़ा है,
वो ले सकते हैं। आंवला का जूस हल्दी के साथ ले सकते हैं। करंज का जूस ले सकते हैं या करंज के 5 पान सुबह खाली पेट ले सकते हैं। इसके अलावा करेला, टमाटर, खीरा का जूस सुबह खाली पेट ले सकते हैं। जामुन की गुठली का चूर्ण गिलोय के रस के साथ ले सकते हैं। मेथी के दाने का पाउडर त्रिफला चूर्ण के साथ गुनगुने के पानी के साथ ले सकते हैं। बेल के पत्ते और ढाक के फूलों का रस 2 चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा गुड़मार की पत्ती, नीम की पत्ती, सदाबहार की पत्ती, उसके फूल, बेल की पत्ती, जामुन की गिरी, जायफल, जावित्री, छोटी इलायची, काली मिर्च, करेला बीज, मामेज्जक यानी कि नाई, इनका चूर्ण या काढ़ा बनाकर ले सकते हैं। तो ये कुछ घरेलू नुस्खों की बात हुई, लेकिन ऐसे भी कौन सी हर्ब्स उपयोगी है डायबिटीज के लिए, कौन सी वनस्पतियां उपयोगी है डायबिटीज के लिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बात वो है चुकंदर, हाथीचक, नीलबद्री के पत्ते, करेले, लाल मिर्च, दालचीनी, सलाई लोबान, मेथीदाना, फणसी, लहसुन, ग्वारगम, गुड़मार, तुलसी, जामुन, नीम, लता करंज, प्याज। तो ये सब हर्ब्स उसमें उपयोगी है। इसके अलावा डायबिटीज़ में फुट केयर करनी चाहिए, पैरों में कोई अल्सर ना हो जाए, कुछ इन्फेक्शन ना हो जाए, नहीं तो वो हील नहीं होने से कभी कभी एम्पुटेशन करवाने की नौबत आ सकती है। उसको प्रिवेंट करने के लिए फुट केयर बहुत ज़रूरी है। आप जो भी मेडिसिन लेते हो, एलोपैथी लेते हो, आयुर्वेद ले रहे हो, होम्योपैथी ले रहे हो, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप लेते रहिए, लेकिन साथ में रेगुलर यूरिन एंड ब्लड शुगर टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ में ये घरेलू नुस्खे कर सकते हैं, योगासन प्राणायाम कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। आप सभी डायबिटीज़ से मुक्त रहे। जिनको डायबिटीज़ हुआ है उसका डायबिटीज़ शुगर जो है कंट्रोल में रहे, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।